स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये हमारा अध्याय चल रहा है और कोशिश करेंगे आज इस अध्याय को कंप्लीट करने की। आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम बात करेंगे बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे। कुछ सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे जो जैव उर्वरक के रूप में यूज में आते हैं। कुछ और सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे जो किसी ना किसी चीज के नियंत्रण में यूज में आता है। किसके नियंत्रण में यूज में आएंगे, किसके उत्पादन में यूज में आएंगे, तो ढेर सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले। और लास्ट में क्या आएगा बेटा? आपका क्विज आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले अध्याय में मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की बात करी थी। ठीक है, और ये हमने बड़े डिटेल से आराम से सारी चीजों को समझकर ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाहितमल क्या होता है और इसका उपचार जो था वो 2 चरणों में था, एक प्राथमिक उपचार और एक द्वितीय उपचार। ठीक है, प्राथमिक उपचार हम लोगों ने पढ़ लिया था इस तरीके से, सबसे पहले छानेंगे फिर अवसादन करेंगे, यानी निस्यंदन करेंगे और फिर अवसादन करेंगे। और द्वितीय उपचार में हम वायवीय टैंकों में डालेंगे प्राथमिक बाह्य स्त्राव को, जिसमें कार्बनिक पदार्थ को हम खत्म करेंगे। कैसे? ऑक्सीजन देके सूक्ष्म जीव जो है वायवीय सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते जाएंगे। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद सक्रिय आपंक बना था। सक्रिय आपंक को हमने भेज दिया था किसमें भैया? हमारे अवायवीय आपंक संपाचित्र में भेज दिया था, जहां पर उसका अपघटन करा दिया था अवायवीय जीवाणु ने, जिससे कहीं ना कहीं किसका उत्पादन हुआ था? बायोगैस का उत्पादन हो गया था। ये हम लोग पढ़ चुके थे इस तरीके से। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था यहां पर, जो बताना रह गया था, भूल गया था मैं। वो था ये कि वाहितमल उपचार में जो सूक्ष्म जीवों की हम लोगों ने बात कर ली थी, उसमें बस एक छोटी सी बात जो रह गई थी, बस इतनी सी बात कि भैया ये वाहितमल उपचार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वाहितमल को डाल दिया जाता है किसमें? हमारे जल स्रोतों में। ऐसे गंदे जल को हम किसमें डाल देते हैं? हमारे जल स्रोत में डाल देते हैं। जैसे गंगा का पानी, यमुना का पानी, इसी में ही नहा देते हैं कई लोग, इसी में ही मलमूत्र तक त्याग देते हैं। ऐसे पानी में, साफ पानी को हम गंदा करते जा रहे हैं। तो ऐसे गंदगी भरे युक्त जल को हमें साफ करना है कि नहीं करना? करना है ना। तो गंगा के पानी को, यमुना के पानी को साफ करने के लिए एक प्लानिंग की गई थी, एक प्लान बनाया गया था भारतीय सरकार द्वारा। ठीक है, कौन कौन? पर्यावरण तथा, याद रखना है आपने, कौन? पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है हमारा भारत का, कौन? हमारा पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है। ठीक है, हमारी मिनिस्ट्री जो है, कौन सी मिनिस्ट्री? याद रखना है आपने, एक तो फॉरेस्ट्री और एक हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री जो मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है, उन्होंने हमारे देश में जो मेन नदी जो है हमारी, अब मेन नदी तो वैसे तो कई सारी है, जिसमें से हम बहुत फेमसली किसको मानते हैं बेटा जी? आप अच्छे तरीके से जानते हैं किसको हम मानते हैं सर? हम मानते हैं किसको? यमुना को और गंगा को, है ना, जो हमारे देश की बहुत प्रमुख नदियां हैं। तो उनमें एक प्लान चलाया गया। एक था गंगा एक्शन प्लान और एक था यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, और भी है, सतलुज है, उसमें भी चलाया गया था। कई सारी, रावी, सतलुज, कई नदियों में चलाया गया। लेकिन सबसे पहले इन दोनों नदियों में चलाया गया था ये प्लान, जिसमें हमें गंगा को, यमुना को, जो उनका पानी जो गंदा हो रहा है, देख सकते हैं हम, गंगा का, यमुना का पानी जो खराब हो रहा है, हमें उसे साफ करना है। और साफ करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों की मदद से उस वाहित मल को, जो गंगा के पानी में, जो यमुना के पानी में है, हमें उसका क्या करना है? उपचार करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बस एक छोटी सी बात रह गई थी कि ये जो वाहितमल उपचार किया जा रहा है, क्या ये हमारी नदियों में जो पानी है उसको साफ करने के लिए भी किया जा रहा है? यस भैया, आप खुद देखिए, ये गंगा के तट है। जी हाँ, अगर कोई गया है आपको पता होगा, गंगा का ये जो तट जो है, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी होती है। यमुना का जो तट है, यहाँ पर कितनी गंदगी होती है। मैं दिल्ली के आसपास रहता हूँ, गुड़गांवा एक जगह है हरियाणा में, गुड़गांवा दिल्ली के पास ही रहती है। जब दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो यमुना नदी जो है ना, इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी, भयंकर स्मेल आती है, आप खुद समझ सकते हैं कितनी गंदगी भरी पड़ी है। तो उसको साफ करने के लिए हमारे पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है, उन्होंने एक प्लानिंग करी। किसको साफ करने की? यमुना को। किसको साफ करने की? गंगा को। वो जो प्लानिंग जो थी ना वाहितमल के उपचार की सूक्ष्म जीवों की मदद से, वो क्या कहला रही थी? गंगा एक्शन प्लान। वो क्या कहला रही थी? यमुना एक्शन प्लान। डन।
इतनी सी बात मुझे आपको ये समझानी थी ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या आ रहा है सर? अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है कि भैया बायोगैस के उत्पादन में क्या सूक्ष्म जीवों की मदद ली जाती है? सर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कहीं ना कहीं हमने वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की मदद ली थी। हाँ जी, ली थी। और क्या सूक्ष्म जीवों ने बायोगैस भी उत्पन्न करी थी? हाँ, एक ही तीर से दो निशाने नहीं देखे थे। जरा सोचिए, हमारा जल भी साफ कराया था हमने और साथ साथ बायोगैस का उत्पादन भी किया था। जी हाँ, किया था। अब हम पर्टिकुलरली जल को साफ नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ बायोगैस बनाना चाहते हैं। देखिए, समझिए, एक तो गंदा पानी है, उसको साफ करते दौरान हमने पानी को तो साफ किया ही किया, साथ ही साथ हमने बायोगैस भी बनाई थी। अब हमारा एम है क्या? हम सिर्फ और सिर्फ बायोगैस बनाना चाहते हैं, जिसको हम जैविक गैस भी बोलते हैं। बायोगैस को हम क्या बोलते हैं? जैविक गैस भी बोलते हैं, है ना, जानते हैं आप। तो हमें सिर्फ अब जैविक गैस बनानी है, हमें सिर्फ अब बायोगैस बनानी है, ठीक है। अब इसका उत्पादन कैसे करें? सूक्ष्म जीवों की सहायता से कैसे करेंगे? ये देखने के लिए, ये समझने के लिए जरा इधर देखो। आप में से कई बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं, क्या आपके गांव में, आपके घर में कोई इस तरीके से कोई गोबर गैस प्लांट हुआ करता है? है किसी के घर में? है? मेरे को याद है, मैं कई बार बताता हूं, हर साल बच्चों को बताता हूं, मेरा जो ननिहाल है, मेरी नानी का घर जो था, नानी का घर जो है अभी है, नानी का घर, नाना का जो घर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब आप इमेजिन नहीं करेंगे, 1 एकड़ में फैला हुआ है। पहले के मकान जो है ना, गांव में मकान बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो मेरी मदर जो है बड़े ही उस खानदान से आती है, समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा सा राजा महाराजा टाइप का है ना। तो मेरे नाना नानी का जो घर जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। जिसमें मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो लगभग 20 एक तो भैंस हुआ करती थी, 20 एक भैंस हुआ करती थी। बहुत, मतलब मेरे जो नाना जी ना बहुत ही करोड़पति टाइप के इंसान थे। तो एक्चुअली क्या होता है, आप में से कोई अगर गांव से बिलोंग करता है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे जमीन जो होती है ना, जमीन कई कई किस रूप में देखते हैं? बीघे के रूप में, कि 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है। बीघा, बीघा आप जानते होंगे। हमारे यहाँ पर ना बीघा नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ पर किले बोला जाता है। किले, किले। हरियाणा में किले, किले होते हैं, किले। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। एक किला जो होता है वो लगभग 1.5 बीघे के आसपास होता है। क्या बोला मैंने? एक किला जो होता है, एक किला जो होता है वो लगभग 1.5 बीघे के आसपास होता है, ठीक है। तो मेरे नाना के पास 120 किले थे, समझ रहे? 120 किले। अब आप खुद थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा, 120 किले यानी लगभग 160 बीघा जमीन थी उनके पास, 160। आज की डेट में अगर देखूं ना, तो एक किले की कीमत जो है, एक किले की कीमत मैं आपको आज की डेट में बता रहा हूं, एक किले की कीमत जो है वो लगभग 50-1 लाख रुपए है। एक किले की कीमत 50 लाख है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, कि मेरी मदर जिस फैमिली से आती है वो कितनी रिच थी, मतलब अभी भी है। लेकिन मेरी मदर और मेरे फादर जो हैं वो कोई ऐसे कोई बहुत ही बड़े राजा महाराजाओं की तरह नहीं रहे हैं। मेरी मदर एक सिंपल एक स्कूल टीचर और मेरे फादर जो हैं वो एक लेक्चरर थे कॉलेज में। तो हमारा जीवन कोई ऐसे कोई राजा महाराजाओं की तरह नहीं गुजरा है, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली की तरह गुजरा है, ठीक है। तो कहने वाली बात जो थी, समझाने वाली बात थी, मैं अपना परिवारवाद यहां पर बताने के लिए नहीं आया, मैं आपको कुछ चीज समझाने के लिए आया। वो ये कि मेरे नाना नानी के घर में ना इस तरीके से ये गोबर गैस प्लांट हुआ करता था। अभी तो मेरे को बहुत टाइम हो गया गए हुए, कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा और देख कर आऊंगा है कि नहीं अभी। तो उस बड़े से घर में बहुत बड़ा था, ये तो छोटा सा, बहुत बड़ा गोबर गैस प्लांट था। और उस गोबर गैस प्लांट से ना एक तार, या मैं बोलूंगा एक नलिका निकलकर, एक इस तरीके से वायर निकलकर, एक ट्यूब निकलकर आती है और वो जाकर उस घर में वो जाकर जुड़ रही थी, किससे? रसोई घर में जाकर चूल्हे से जुड़ी पड़ी थी, ठीक है। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो बायोगैस प्लांट जो होता है, जिसको हम जैविक घर भी बोलते हैं, जिसको हम गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं ना, या गोबर गैस घर बोलते हैं, जैविक घर बोलते हैं,
ये जो चीज जो होती है इससे एक पाइप निकलता है और वो पाइप जाकर जुड़ता है किससे? चूल्हे से, और चूल्हा जलता है। यानी इससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज निर्मित हो रही है जो ज्वलनशील है। अब क्या निर्मित हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, जैविक गैस निर्मित हो रही है, बायोगैस निर्मित हो रही है, जिसका 70% पोर्शन जो है वो कौन बनाती है? मीथेन बनाती है। बाकी आप जानते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। ठीक है, कौन बना रही है बेटा जी? मीथेन 70% पोर्शन बनाती है किसका? आप जानते हैं किसका? जैविक गैस का। 70% भाग जो होता है किसका? जैविक गैस का। वो कौन बनाती है? मीथेन बनाती है, याद रखिएगा, जैविक गैस का, बायोगैस का। और ये मीथेन ज्वलनशील होती है। कैसी होती है ये मीथेन? याद रखना बेटा, ये मीथेन जो होती है ये ज्वलनशील होती है, बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है। डन? इतनी सी बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं उनको साथ साथ पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, ध्यान से सुनना। देखिए चलो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस चीज को हम समझते हैं। पहले एक बार एक काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है, कई बार यहाँ पर हिंदी के फॉन्ट नहीं आते, हिंदी के वर्ड्स नहीं आते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक बार आराम से जो लिखा हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ था? देखिए, क्या होता है जैविक घर, क्या होता है बायोगैस? बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। एक तरीके से जो जमीन जो होती है, इस जमीन के अंदर एक गड्ढा कर दिया जाता है इस तरीके से, और एक कमरा सा बना दिया जाता है बहुत बड़ा सा, इस तरीके से। ठीक है, एक कमरा सा बना दिया है जमीन जो है यहाँ पर। ठीक है, और इसको सीमेंट से इसके चारों तरफ पुताई कर दी जाती है, मतलब एक तरीके से कमरा सा बना दिया, जमीन के अंदर एक बड़ा सा कमरा बना दिया। हो सकता है छोटा भी हो, अब जैसे इस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे भी होते, छोटे भी होते और बहुत बड़े भी होते हैं। ठीक है, हमारे घर पर बहुत बड़ा था। ठीक है, अब यहां पर ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है। क्या होता है? ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाए, ढक्कन। ठीक है, और इस तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जगह जो होती है, इससे अंदर क्या डाल दिया जाता है सर? अंदर पानी डाल दिया जाता है। क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं। ठीक है, और जो भी कूड़ा कचरा है, अब कूड़े कचरे में क्या क्या आ जाएगा? मान लो आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो उस गांव में पेड़ पौधे तो होते ही हैं, जंगल वंगल होते हैं, तो वहां से जो पत्तियां वत्तियां गिर जाती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं, है ना, शाखाएं डंडियां ये जो गिर जाती हैं, वो सारी की सारी यहां पर डाल दी। ओके सर, यहाँ पर हमने वो सारी की सारी चीजें डाल दी है, डंठल वंठल पत्तियां वत्तियां वो सब डाल देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, गांव में रहते हैं तो वहां पर पशुओं को पालते हैं। हाँ सर, अब पशुओं का जो मल मूत्र जो होता है, किसका? पशुओं का बेसिकली मल जो होता है, किसका? पशु मल जिसको हम बोलते हैं, गोबर। सिंपल भाषा में बोले तो गोबर भी इसी के साथ मिक्स करके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो गोबर को हम क्या बोलते हैं? पशु विष्टा। हिंदी में क्या बोलते हैं गोबर को? पशु विष्टा, यानी पशुओं का अवशिष्ट पदार्थ, पशु विष्टा। साथ साथ घास फूस या जो खराब पत्तियां हैं, डंडियां हैं, टहनियां हैं, पेड़ है, वो सब कुछ मिक्स करके पानी के साथ मिक्स करके यहां पर डाल दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें जब यहां पर डाल देते हैं तो ये सारी चीजें जब यहां पर डाल देते हैं, पानी के साथ मिक्स करके यहां पर डाल दिया हमने, तो इससे ये जो संरचना बनती है इसको बोला जाता है बेटा जी करदम। क्या बोला जाता है इसको? करदम बोला जाता है, करदम बोला जाता है, करदम अंग्रेजी में बोलते हैं स्लरी। ठीक है, तो क्या क्या मिक्स कर दिया? गोबर ले लिया, पत्तियां ले ली हैं, टहनियां ले ली, यानी जो भी कूड़ा कचरा जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है वो सारा का सारा, गोबर, कूड़ा कचरा, पत्तियां, टहनियां, है ना, ये सारा पानी के साथ मिक्स करके यहां डाल दिया। देखो इस डायग्राम में ये लिखा हुआ, आपने गोबर लिखा, गोबर लिया,
जल लिया और जो भी पत्तियां वत्तियां वो सब कुछ यहां से मिक्स करके यहां पर अंदर डाल दिया। ओके सर, अब अंदर आ गया ये। अब यहां पर ये जो चीज जो आई है इसको आपने क्या लिख दिया, करदम लिख दिया, स्लरी लिख दिया, जो यहां पर डाल दिया गया है। ठीक है, अब क्या होएगा, अब इसको बंद कर दिया जाता है, दोनों तरफ से बंद कर दिया। अब क्या होएगा, कुछ समय के बाद में यहां पर कैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, ऑक्सीजन सारी खत्म हो जाएगी तो कैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, जरा दिमाग लगाइए। यहां पर ये जो करदम जो है, ये करदम था, स्लरी थी, एक तरीके से लिक्विड था, पानी था जिसमें गोबर वोबर मिक्स कर दिया गया है। अब आप मुझे बताएं, दिमाग लगाएं जरा, जल्दी से सोच समझकर मुझे बताइए फटाफट। ये जो यहां पर करदम है, ठीक है, जो यहां पर ये करदम था, ठीक है, यहां पर ये क्या था बेटा, करदम था। यहां पर अलग रंग दे देते हैं इसको, थोड़ा सा पीला रंग दे देते हैं। ये जो करदम जो था यहां पर, ठीक है, अब यहां पर परिस्थितियां कैसी पैदा हो जाएंगी, जरा दिमाग लगाइए। अंदर परिस्थिति, इस टैंक के अंदर, इस घर के अंदर, इस रूम के अंदर, जो जमीन के अंदर गड्ढा है उसके अंदर थोड़े समय बाद कैसी परिस्थितियां अंदर पैदा हो जाएंगी, वायवीय कि अवायवीय, दिमाग लगाइए। ढक्कन वक्कन सब बंद कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया है, तो कैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, सर जी अवायवीय, ऑक्सीजन सारी खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जब अवायवीय परिस्थितियां अंदर पैदा हो जाएंगी, अवायवीय, तो उस अवायवीय परिस्थितियों में एक सूक्ष्म जीव है, एक जीवाणु है, जो एक आर्की बैक्टीरिया है जिसका नाम है मिथेनोजन। मिथेनोजन, ये मिथेनोजन यहां पर काम करेगा, और क्या काम करेगा, ये मिथेनोजन इस करदम के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होगा, उस कार्बनिक पदार्थ को क्या करेगा, तोड़ेगा। फिर से सुनना, ये मिथेनोजन यहां पर जो गोबर है, यहां पर जो पत्तियां हैं, जो जिनको हमने पीस कर मिक्स कर दिया पानी में, पत्तियां टहनियां जिनके अंदर भी कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थ का ये मिथेनोजन क्या कराएंगे, अपघटन कराएंगे। और इस कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से, ये जो मिथेनोजन कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कराएंगे, उनके अपघटन से यहां पर बनेगी एक गैस, और वो गैस जो है वो क्या कहला रही है, जैविक गैस। क्या कहलाएगी, जैविक गैस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोगैस। क्या बन गई है सर, यहां पर गैस बन गई है। कौन सी गैस बन गई है सर, जैविक गैस बन गई है। अब उस जैविक गैस को हम एक पाइप के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। किसको, उस जैविक गैस को हम पाइप के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। जब जैविक गैस बिल्कुल अंदर भर जाएगी, ये ढक्कन ऊपर उठने लग जाएगा, क्योंकि अंदर जैविक गैस भरती जा रही है, तो ढक्कन ऊपर की ओर उठेगा, जगह नहीं मिलेगी गैस को, तो ये ढक्कन पर प्रेशर डालेगी, ढक्कन ऊपर उठेगा, हमें पता लग गया भैया अंदर जैविक गैस बहुत भरपूर मात्रा में बन गई है। हम यहाँ पर नोजल होता है, नोजल जैसे नलकी होती है ना, नलकी को हम खोल देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर नलकी है, उसको हमने खोल दिया, जिससे अब जैविक गैस को हम बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालकर इसको एक नली से जोड़ देंगे, और वो नली जाएगी हमारे चूल्हे पर, चूल्हे से जाकर जोड़ दिया है। अब उस जैविक गैस में क्या था, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर, जैविक गैस में 70% मीथेन है जो ज्वलनशील है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड है। मेन तो ये गैसें हैं, इसके अलावा और भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कई सारी होती है, लेकिन मेन कौन है, ये तीन है। इन तीनों में से भी मेन कौन है सर, मीथेन है, जो हाईली इन्फ्लामेबल होती है। इन्फ्लामेबल मींस ज्वलनशील होती है, बहुत जल्दी जलती है। तो अब जरा सोचिए, ये गैस को निकालकर अगर मैं चूल्हे से जोड़ लूंगा और वहां पर हल्की सी आग लगाऊंगा, तो आग भभकेगी, हाँ, हमारा चूल्हा जल जाएगा, सब्जी वब्जी रोटी वोटी बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। तो जरा सोचिए, हमको फायदा हो गया नहीं हो गया? क्या हमें सिलेंडर लेने की जरूरत है? नहीं। हमारा जो गोबर, जिसको हम ऐसे ही वातावरण में फेंक रहे थे, जिससे नुकसान हो सकता है, गंदगी हो सकती है, प्रदूषण फैलता है, जरा सोचिए, उसका भी हमने निदान कर दिया। हाँ सर,
हमें फायदा भी हो गया और जो चीज प्रदूषण फैला रही थी उसको हमने यूज में ले लिया, उपयोग में ले लिया हमारे ही फायदे के लिए। जनाब हम तो बहुत ही दिमाग वाले हैं। और साथ साथ जरा सोचिए, ये मिथेनोजन जब इस कार्बनिक पदार्थ का इस कर्दम के अंदर, ये जो पेस्ट जो यहां पर बन रहा है, पेस्ट जो था किसका, गोबर का, पानी का, पत्तियों का, वो जो सारा पेस्ट जो यहां पर बना था जिसको हमने कर्दम बोला था, इस कर्दम के अंदर कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कराने के पश्चात में जो जैविक गैस बन गई, उसके बाद ये जो कर्दम जो है ये किसमें बदल जाएगा, ये कर्दम एक तरीके से बदलेगा किसमें, एक प्रकार का भाई जरा सोचिए, ये जो कर्दम जो है जब हम इसका अपघटन करा देंगे, अवायवीय सूक्ष्म जीव जो होंगे कौन से, मिथेनोजन, जब इसका अपघटन करा देंगे कार्बनिक पदार्थ से हम बायोगैस बना लेंगे, तो नीचे जो चीज बच जाएगी उसको बोला जाता है स्लज। जो चीज बच जाएगी ना इस कर्दम के अपघटन से जैविक गैस के निर्माण के बाद, जो चीज यहां पर बच जाएगी, जो चीज यहां पर बच जाएगी, अब क्या बच जाएगा सर, मैंने बोला यहां पर जो चीज अब बच जाएगी, ये जो नीचे बच गया है पदार्थ, ठीक है, ये पदार्थ कहला रहा है स्लज। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सर इसको हम बोल रहे हैं स्लज। ये जो चीज बच गई है नीचे इसको हम बोल रहे हैं स्लज। और ये स्लज जो है, ये स्लज जो है, इस स्लज को हम निकाल लेंगे। देखो ये तो सारा कर्दम खत्म हो जाएगा, सारा का सारा कर्दम खत्म हो जाएगा। जब सारा का सारा कर्दम खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, सीधी सी बात है सर, क्या बच जाएगा हमारे पास भाई साहब, हमारे पास ये स्लज रह जाएगा जिसको मैंने नीले रंग से दिखाया, ठीक है। तो सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया बहुत सीधे तरीके से देख भाई, गोबर ही गोबर, गोबर पानी, सिंपल तरीके से गोबर और पानी है, ठीक है, पेस्ट है गोबर पानी का, कर्दम बोल दिया। कर्दम का जब आपने अपघटन करा दिया, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर दिया, गैस वैस बना दी, तो नीचे जो वेस्ट बचेगा, नीचे जो वेस्ट अब जो बच गया है, जो वेस्ट मटेरियल, जो अपशिष्ट पदार्थ जो नीचे बच गया, उसको हमने स्लज बोल दिया है। अब इस स्लज को क्या करेंगे, इस नोजल से बाहर निकाल लेंगे और इसको खेतों में डाल देंगे। किस रूप में, उर्वरक के रूप में। अब ये एक खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में इसको हम डाल देंगे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, जिनको जैव अणु चैप्टर याद आ रहा हो, किसी भी संरचना के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर दो प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। जैसे मैंने पत्ती बोला, पत्ती जो है उसके अंदर ये टहनी जो है, या जो भी गोबर आ रहा है, जो भी चीज है उसके अंदर दो तरीके के पदार्थ है, कार्बनिक और अकार्बनिक। याद आ रहा है, पढ़ा था आपने, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कराया ना, अकार्बनिक तब भी बचा है। इमेजिन कर एक पत्ती है, उस पत्ती के अंदर कार्बनिक पदार्थ भी, अकार्बनिक, उस पत्ती के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सारे क्या थे, खनिज थे या नहीं थे, हाँ थे। आप यहां पर मिथेनोजन से किसको तोड़वा रहे हो, मिथेनोजन किसको तोड़ रहे, कार्बनिक पदार्थ को, तो क्या बच जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ नहीं बचेगा। इस स्लज के अंदर, इस वेस्ट के अंदर कौन बच गया सर, अकार्बनिक पदार्थ। मैंने कहा हाँ। अब ये अकार्बनिक पदार्थ जो होएगा, ये जो अकार्बनिक पदार्थ जो होएगा जिसके अंदर खनिज है, क्या उनको मैं क्या करूंगा बेटा, उनको सीधा मैं अपने खेतों में डाल दूंगा। अब वो क्या करेंगे, क्या वो एक उर्वरक की तरह कार्य नहीं करेंगे, हाँ, क्या वो उर्वरता नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो एक ही चीज से हमने दो काम कर लिए। हमारा जो वेस्ट मटेरियल था, गोबर, वोबर, टहनियां, पत्तियां जो पड़ी हुई थी, जिसका कोई कार्य नहीं था, है ना, उसको हमने यहां पर डाल दिया। उसमें से हमने जो कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थ का हमने अपघटन कराकर क्या बनवा ली है, जैविक गैस बनवा ली। क्या बनवा ली दोस्त, जैविक गैस बनवा ली है हम।
हाँ सर, जैविक गैस बन गई हमारी। जी बिल्कुल बन गई। और उस जैविक गैस को हमने यूज में ले लिया। बिल्कुल ले लिया। वो जो बायोगैस जो थी उसको हमने, ये जो बायोगैस जो है इसको हमने यूज में ले लिया। यहाँ पर जो जैविक गैस बनी है कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से, उसको हम यूज में ले रहे हैं, ईंधन की तरह यूज में ले रहे हैं। और जो अकार्बनिक पदार्थ जो नीचे बच गया है, जो वेस्ट बच गया, उसको हमने बोला स्लज, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ है, वो एक उर्वरक की तरह उसको यूज में लेकर खेतों में डाल देंगे। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात थी। बताइए, सिंपल सा था, समझ में आ गया। अब ये जो मिथेनोजन जो होते हैं, आप पूछेंगे सर ये मिथेनोजन क्या थे? याद कर, आर्की बैक्टीरिया थे, पढ़े हुए हैं आपने। ये जो मिथेनोजन है, क्या ये कहीं और भी मिलते हैं? जी हाँ, ये कहां पर मिलते हैं? याद रखना, जो चारा खाने वाले जीव होते हैं ना, जो चारा खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जिनको हम रूमिनेंट्स अंग्रेजी में बोलते हैं, रूमिनेंट हिंदी में बोलते हैं चरगाही जंतु, जो चारा खाते हैं, उनके अंदर भी मिलते हैं। उनके अंदर भी मिलते हैं। जो क्या करते हैं? उनके अंदर सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। तो अब जरा यहां से यहां तक पूरी कहानी को पढ़ो, क्या लिखा हो। बायोगैस एक प्रकार से गैसों, जिसमें मेन है मीथेन। मेन कौन होती है? मीथेन, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी यहां पर लिखा हुआ था कि बायोगैस जो है वो एक गैसों का मिश्रण है, जिसमें से मेन गैस जो है, जिसमें से मेन गैस जो थी, मुख्यतः जो थी, वो कौन है? मीथेन शामिल है। ठीक है, कौन शामिल है? मीथेन शामिल है। ठीक है, और किससे बनाई जा रही है? सर सूक्ष्म जीवों से बनाई जा रही है। ओके जनाब, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? मैंने आपको बता दिया, कुछ बैक्टीरिया में यहां पर कौन? मिथेनोजन। कौन? मिथेनोजन होते हैं, जो क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल, जो गोबर वोबर, पत्तियां वत्तियां हम जो डाल रहे हैं, जिसके अंदर सेल्यूलोज मिल रहा है। सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी एक कार्बनिक पदार्थ है। उसका क्या करते हैं? अवायवीय रूप से उसका अपघटन करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी उत्पन्न होते हैं, और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है। याद रखना, बड़ी मात्रा में मीथेन, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी उत्पन्न हो रहे हैं। डन। कौन से हैं वो बैक्टीरिया? सर उन बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजन, जिनसे जो गैस उत्पन्न हो रही है उसका नाम है गोबर गैस, या जिसको हम जैविक गैस भी बोल देते हैं। जीवाणु का नाम है मिथेनोजन, और जो गैस उत्पन्न हो रही है उसका नाम है गोबर गैस या बायोगैस। डन, क्लियर है। अब ये मिथेनोजन जो है, मैंने आपको क्या बोला, ये चरगाही जंतुओं के पेट में भी मिलते हैं। क्या बोला? ये चरगाही जो जंतु होते हैं, जो चारा खाते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनके पेट में मिलते हैं। और याद रखना, चरगाही जंतु, रूमिनेंट जिनको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रूमिनेंट। याद रखना, अंग्रेजी में बोलते हैं रूमिनेंट, और हिंदी में बोलते हैं चरगाही जंतु। ठीक है, इनका जो अमाशय जो होता है, इनका जो पेट जो होता है, इनका जो अमाशय होता है, उसको बोलते हैं रूमन। याद रखना, क्या बोलते हैं? रूमन बोलते हैं। उस अमाशय में, उनके पेट में, उनके रूमन में एक ही चीज है, इन चरगाही जंतुओं के क्या मिलते हैं? यही बैक्टीरिया मिलते हैं, मिथेनोजन मिलते हैं, जो क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इनके अंदर सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या आपके अंदर सेल्यूलोज का पाचन होता है? नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर ये मिथेनोजन थोड़े ना मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? चरगाही जंतुओं के अंदर मिलते हैं, जो घास फूस के अंदर जो सेल्यूलोज होती है उसका पाचन करते हैं। डन, क्लियर है। आई होप यहां तक की ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहां से हमने गैस निकाली है, और यहां जो स्लज, जो वेस्ट जो बन रहा था, अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण था, उस स्लज को निकालकर उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में डाल देंगे। डन। डाइजेस्टर का मतलब क्या होता है? जहां पर पाचन होगा, जहां पर अवायवीय रूप से मिथेनोजन कार्बनिक पदार्थ का पाचन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे उनको। भाई डाइजेशन क्या होता है? पाचन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना। आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाचन, व्हाट इज डाइजेशन, तो पाचन का मतलब क्या होता है? जब हमारे अंदर कोई जटिल चीज जाती है तो उसको सरल रूप में बदलना। कार्बनिक पदार्थ को तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है ना? यही होता है ना? हाँ बिल्कुल यही होता है। तो जरा सोचिए, क्या यहाँ पर एक तरीके से अवायवीय रूप से जो अवायवीय जीवाणु है वो तोड़ नहीं रहे, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ रहे हैं, तो ये जगह क्या कहलाएगी? डाइजेस्टर कहलाएगी। डाइजेस्टर मतलब डाइजेस्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पाचन कर रहे हैं। ठीक है,
डन, क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। गैस होल्डर का मतलब जहां पर ये गैस कलेक्ट हो रही है। स्लज मैंने आपको बता दिया, गोबर जल मिक्स करके। करदम यहां पर लिखा हुआ नहीं था, तो वो याद रखना। यहां पर ये जो पेस्ट जो यहां पर इन दोनों के मिश्रण से बन रहा है वो क्या कहलाता है, स्लरी यानी करदम कहलाता है, जो यहां डाला जाता है। डन, ये था सिंपल सा आपका गोबर गैस प्लांट। इसमें मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं आई होगी, सिंपल से चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत में ध्यान से सुनना, पर्टिकुलरली कहां पर, भारत में जो बायोगैस जो होती है, यहां से प्रश्न आता है नीट में, स्टार बना लेना, जहां पर इंपॉर्टेंट बोलूं वहां इंपॉर्टेंट मानकर याद रख लेना, नोट्स में जरूर लिख लेना। इंडिया में पहले गांवों में, पर्टिकुलरली गांवों की मैं बात करूं, इंडिया में पहले, अभी तो नहीं, अभी तो गोबर गैस प्लांट इतने कोई यूज में नहीं लेता, क्योंकि सिलेंडर आ गए हैं, एलपीजी आ गई है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आ गई है, सिलेंडर आ गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलते हैं ना, तो सॉरी, प्रधानमंत्री कौन सी योजना होती है उसमें मिलते हैं, जिसमें भी मिलते हैं। कहने वाली बात जो है, पहले ना जब सिलेंडरों का इतना यूज नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, गांव से लकड़ियां वकड़ियां, मतलब गांव में जो लोग थे वो क्या करते थे, आसपास जो जंगल होते थे वहां से लकड़ियों को काट कर लाते थे और आग लगाकर चूल्हे के रूप में वहां से, इस तरीके से आप जानते हैं ना, अच्छे तरीके से जानते, लकड़ियों को ईंधन के तरह यूज में लेते थे, उनको जलाकर खाना वाना चूल्हे से बनाते थे, ठीक। लेकिन आप जानते हैं उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। जी हाँ सर, प्रदूषण होता है। अब जरा सोचिए, भारत में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये वर्ड याद रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, ये वर्ड याद रखना है बेटा, भूलना जाइएगा। कौन कौन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, ये पूरा याद रखना है आपने, ये पूरा नाम याद रखना है। ये दो संस्थान है हमारे इंडिया में, दो संस्थानें हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, इंडिया की। पूरा वर्ड याद रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, जो बार बार फोकस दो चीजों का, दो वर्डों का याद रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक संस्थान है जहां कृषि से संबंधित एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित जो संस्थान है, ग्रामीण उद्योग जो होते हैं उनसे संबंधित जो आयोग संस्थान है, ये दो संस्थानों ने मिलकर भारत में, कहां पर, हमारे भारत में जो ग्रामीण लोग हैं उनको समझाया, उनको बताया कि भैया अपने घरों में बायोगैस का उत्पादन करो, अपने घरों में ये बायोगैस प्लांट लगवाओ। इस तरीके से बायोगैस प्लांट, अब तो बने बनाए बायोगैस प्लांट आने लग गए थे, बने बनाए। ये देखो, ये प्लांट, ये दिख रहा है बायोगैस, इससे एक नली सी निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब तो बने बनाए आ गए हैं बायोगैस प्लांट। पहले बनाए जाते थे ऐसे जमीन के अंदर गड्ढा करके, इस तरीके से बनाए जाते थे, अब तो बने बनाए आ गए हैं, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट बनाओ, ऐसे गोबर गैस घर बनाओ, है ना, और अपना खुद का ईंधन पैदा करो। कोई सिलेंडर एलपीजी लेने की जरूरत नहीं है, खुद का ईंधन पैदा करो। लेकिन ये प्रक्रिया जो है थोड़ी सी टिपिकल है। कई बार मान लो, जरा सोचे, गोबर नहीं है, लकड़ियां नहीं है और पत्तियां वत्तियां नहीं है, कूड़ा कचरा नहीं है, तो फिर थोड़ा सा कम उत्पादन होएगा ना बायोगैस का। इसलिए हम धीरे धीरे एडवांस होते गए, हम सिलेंडर की तरफ क्या होते गए, हमारा विकास होता गया। तो कहने वाली बात थी क्या, बायोगैस नेचुरल गैस भी कहलाती है, प्राकृतिक गैस भी कहलाती है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। क्या कहलाती है, प्राकृतिक गैस भी कहलाती है। कौन बेटा जी, आपकी बायोगैस, जो एक ज्वलनशील गैस है, जिसको हम दिल्ली में या बड़े बड़े जो नगर हैं वहां पर सीएनजी के रूप में भी यूज में लेते, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, स्पंदित प्राकृतिक गैस के रूप में। डन, क्लियर है, चलें आगे। इसके बाद ये था बेटा इतना सा टॉपिक। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है जैव नियंत्रण कारकों के रूप में सूक्ष्म जीव।
ये हमारा खत्म हो गया, कौन सा, बायोगैस वाला। अब अगला जो टॉपिक है वो है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो जरा सोचिए, फील कर लिए हम इस चैप्टर को किस क्रम में पढ़े हैं। अभी इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फील करो, कनेक्ट करो मेरे साथ। हमने इस चैप्टर में सूक्ष्म जीवों को रिवाइज करो, मेरे साथ सोचो। जब तक आप खुद अपने अंदर ये चेंज नहीं लाएंगे कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या समझ लिया है ना, रिवाइज कैसे करेंगे, मन में करो, सोचो इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग कैसे करी। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज सूक्ष्म जीव, क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, कौन होते हैं सूक्ष्म जीव, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने बात करी कि इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने सूक्ष्म जीवों की हानिकारकता देखी थी, उनके नुकसान पढ़े थे, उनसे रोग पढ़े थे। इस चैप्टर में हम सूक्ष्म जीवों के फायदे की बात करने वाले हैं कि कैसे सूक्ष्म जीवों को हम अपने फायदे में यूज में ले सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा सर? सबसे पहले हमने सूक्ष्म जीवों का उपयोग देखा किसमें? उन उत्पादों को बनाने के लिए जो घरेलू है। तो सबसे पहले हमने घरेलू उत्पादों को बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों की मदद ली, ठीक है, जिसमें हमने चीज, जिसमें हमने पनीर, जिसमें हमने दही, जिसमें डोसा, इडली, इनकी बात करी थी। फिर उसके बाद हमने बात करी किसमें? औद्योगिक उत्पादों को बनाने के लिए, जिसमें हमने प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की बात करी, जिसमें हमने अल्कोहल की बात करी। फिर इसके बाद हमारा सीधा क्या आया था बेटा जी? अच्छा, एंटीबायोटिक्स की बात करी थी, इसमें एंटीबायोटिक्स की बात करी थी, इसमें हमने अल्कोहल की बात करी थी, इसमें हमने रसायनों की बात करी थी, याद कर, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फ्यूटायरिक अम्ल है, ये सिट्रिक अम्ल, इसकी बात करी थी। हमने एंजाइम्स की बात करी थी, याद करो, हमने जैव सक्रिय अणुओं की बात करी थी। तो वो सारी चीजें औद्योगिक उत्पादों में थी। पनीर, दही, डोसा, इडली घरेलू उत्पादों में थी। तो दो ही तो टॉपिक पढ़े थे। फिर हमने तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा था? वाहित मल उपचार। समझ रहे हैं? एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार करो। सबसे पहले घरेलू उत्पाद, फिर उसके बाद औद्योगिक उत्पाद। घरेलू उत्पाद में सीधा याद रखो, घरेलू उत्पाद में दही, डोसा, इडली और फिर आपका चीज, पनीर, 3 चीजें डन। फिर औद्योगिक उत्पाद में आपकी 5 चीजें, औद्योगिक उत्पाद में 5 चीजें, अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स, जैव सक्रिय अणु, एंजाइम, कार्बनिक रसायन, ठीक है। फिर तीसरा था वाहित मल उपचार, वो हमने पिछले लेक्चर में पूरा देख लिया था। चौथा हो गया बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का महत्व देख लिया कि बायोगैस का निर्माण करना है, सूक्ष्म जीव देख लिया। अब पांचवा है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। समझ में आया? रिवाइज किया, चीजें क्लियर हुई, मजा आया? ऐसे रिवीजन करना जरूरी होता है। अब जो टॉपिक है वो आ रहा है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, इसको समझते हैं ये क्या है, यहां पर ये चीजें क्या दे रखी है। देखिए दोस्त, हालांकि ये चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जो कार्यनीति, उसमें हम पढ़ेंगे कि 1950-60 से पहले मानव की जो जनसंख्या जो थी इतनी नहीं थी जो एकदम से बढ़ी थी, लेकिन बढ़ तो रही थी ना जनसंख्या। हाँ सर, बढ़ रही थी। अब अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको पोषण भी तो चाहिए। भाई जरा सोचिए, मनुष्य की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसको पोषण नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और पोषण किससे मिलेगा? पादपों से। और पादपों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी उर्वरता को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी उत्पाद को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा, पादपों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएं? तो एक क्रांति आई थी जिसका नाम था हरित क्रांति। नाम आप सभी ने सुना होगा। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति, जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति थी जिसमें हमने पौधों की, कौन से पौधों की? ऐसे पौधों की उच्चतम किस्में पैदा करी थी, उच्चतम किस्में पैदा करी थी जिनमें उत्पादकता बहुत ज्यादा थी। क्या थी? उत्पादकता बहुत ज्यादा थी। फील करना, एक ऐसी क्रांति जिसमें हमने जानबूझकर ऐसे पौधे निर्मित किए जिनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा है। क्यों भाई, क्यों किए? अरे भैया, उत्पादकता ज्यादा ही तो चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो करना पड़ा।
लेकिन पौधे तो हमने बना दिए। अब इतने सारे पौधे, मतलब हम पौधे कैसे बना रहे हैं? ऐसे पौधे जिनमें उत्पादकता तो ज्यादा है, लेकिन जरा सोचिए, उन पौधों को संक्रमित भी तो कर सकते हैं कौन? जीवाणु, कौन? विषाणु, कौन? कीड़े, है ना? तो ऐसे पौधों को बचाना भी तो पड़ेगा। सोचिए, हमने पौधे तो बना दिए लेकिन पौधों को बचाना नहीं है। हाँ सर, बचाना है। तो इनको बचाने के लिए हमने रसायनों का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? इनको बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए हमने किसका उपयोग किया? सर, रसायनों का, केमिकल्स का उपयोग किया। केमिकल्स का उपयोग किया। कौन से केमिकल का उपयोग किया? सर, हमने कीटनाशिका, खरपतनाशिका, कवकनाशिका, इन सब का उपयोग किया। किस किस का सर? कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड जिसको बोलते हैं, खरपतनाशी, वीडीसाइड जिसको बोलते हैं, कवकनाशी, फंगीसाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, लिखो इंग्लिश में, चलो लिख देता हूं। कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, खरपतनाशी, वीडीसाइड, कवकनाशी, फंगीसाइड। ठीक है, साइड जहां पर आ जाए, अंग्रेजी में साइड मतलब मारना, जैसे इंसेक्टिसाइड यानी ऐसे रसायन जो इंसेक्ट को मारेंगे, खरपतनाशी, वीडीसाइड जो वीड को मारेंगे, खरपत को। खरपत क्या होती है? वो अनुपयोगी पादप जो मुख्य पादप के साइड में उग जाते हैं, घास फूस जो होती है ना, वो खरपत होती है। ठीक है, कवकनाशी यानी वीड, फंगीसाइड जो फंगस को मारेंगे। अब जरा सोचिए, सुसाइड, सुसाइड में भी तो वर्ड साइड आ रहा है, खुद को मार देना सुसाइड, पापा को मार देना पैट्रिसाइड, मम्मी को मार देना मेट्रिसाइड, पूरे परिवार को मार देना होमियोसाइड। समझ में आ रहा है? और भ्रूण को मार देना फोइटिसाइड, फोइटिसाइड फीटस होता है ना, फीटस भ्रूण, उसको मार देना फोइटिसाइड। तो साइड जहां पर आ जाए मींस मार देना। ठीक है, तो कुल मिला के जरा सोचिए, ये रसायनों का उपयोग किया गया किसमें? हरित क्रांति में। हरित क्रांति अच्छी है? हाँ अच्छी है। पौधों की उत्पादकता बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है। आप पौधों को बचा रहे हो संक्रमण से। किससे बचा रहे हो? आप कीटों से बचा रहे हो, आप खरपत से बचा रहे हो, आप कवक से बचा रहे हो। अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लेकिन जनाब जरा इमेजिन करो, एक गेहूं की फसल है, सोचना, एक गेहूं की फसल है जिसके ऊपर तुमने ये रसायन छिड़काव कर दिया। हाँ, छिड़काव कर दिया। अब गेहूं की फसल काट दी। अब गेहूं के जो दाने जो हैं उनके ऊपर अगर ये रसायन रह गए, उस गेहूं की फसल को धोया नहीं गया, ऐसे ही कंज्यूम कर लिया, ऐसे ही उसका आटा बनाकर खा लिया, जरा सोच, वो रसायन उस पैदावार पर, उस पौधों की पैदावार पर, उसकी उत्पाद पर अगर रह गए और हमारे अंदर चले गए, तो क्या वो रसायन जो हमने डाले तो किसी भलाई के लिए थे, लेकिन वो रसायन हमें भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। यस, पहुंचा रहे, जिससे ऐसे रोग तक हो जाते हैं। ऐसे देख रहे हैं आप, ये एक इंसेक्टिसाइड है जिसका नाम है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नाम सुना है ना आप सभी ने? डीडीटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना, होते हैं ना, इंसेक्टिसाइड होती है डीडीटी। अब जरा सोच, वो डीडीटी छिड़क दिया, वो डीडीटी पादपों में है, और ऐसे पादप अगर हम फसल के रूप में उनके उत्पादों को अगर खा ले तो हमारे अंदर चले जाएंगे, हमें तो नुकसान होएगा ना दोस्त। तो भाई साहब, इस हरित क्रांति में फायदा तो हुआ, लेकिन साथ साथ इन रसायनों का उपयोग करने से नुकसान नहीं हो रहा है। यस सर, हो रहा है। तो क्या करें सर जी? तो क्या करें? तो एक काम करते हैं ना यार, इन रसायनों की जगह एक काम करते हैं, कुछ ऐसे जीवों की मदद ले लेते हैं, ऐसे जीवों की मदद ले लेते हैं जो कीट को मार दे, ऐसे जीवों की मदद ले लेते हैं जो खरपत को खा जाए, ऐसे जीवों की मदद ले लेते हैं जो कवक को मार गिराए।
तो जरा सोचिए, हमें इन रसायनों पर आधारित रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां पर मेरे पीछे एक डायग्राम में आपको ये दिख रहा है ड्रैगन फ्लाई। देखिए, आप सभी ने देखी है। पता है ये किसको खा जाती है? ये मच्छरों को खा जाती है। मच्छर क्या है? कीट ही तो है। ड्रैगन फ्लाई मच्छरों को खा जाती है। अब जरा सोच, ये मच्छर एक कीट है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ सर, पहुंचा सकता है। हमें मलेरिया कर सकता है। अगर मैं आसपास ड्रैगन फ्लाई छोड़ दूं तो ड्रैगन फ्लाई की इसको मच्छरों को खत्म कर देगी, इनकी जनसंख्या को खत्म कर देगी। हमें फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी प्रकार ये लेडी बर्ड दिख रहा है, इसको भृंग बोलते, बीटल बोलते, भृंग या बीटल बोलते। ये इनको खा जाती है, एफिड्स को ये बोलते, भृंग या बीटल बोलते। ये इनको खा जाती है, एफिड्स को। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं एफिड्स। नुकसान पहुंचाते किसको? फसलों को। फसलों को नुकसान पहुंचाते, फसलों को खा जाते, पत्तियों को खा जाते उनकी। तो जरा सोच, मैंने अपने खेत में इनको छोड़ दिया, ये किसको खा जाएंगे? एफिड्स को। पत्तियों को थोड़ा ना खा रहे, ये तो इनको खा जाएंगे, बच गए ना। तो जरा सोच, क्या ये जो चीज मैंने अभी अभी बताई है, क्या इस प्रक्रिया में आप किसी जीव को देखो, इन जीवों को यूज में लेकर इन जीवों से निदान पा रहे थे? इन जीवों को यूज में लेकर इन जीवों की संख्या को कम कर रहे थे जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ सर। तो क्या एक तरीके से नियंत्रण नहीं है? हाँ सर, नियंत्रण। क्या ये जैव नियंत्रण नहीं है? हाँ। जरा सोच, नियंत्रण करने के लिए तुम क्या प्लास्टिक की बोतल यूज में ले रहे थे, चम्मच यूज में ले रहे थे? क्या निर्जीव को यूज में ले रहे थे, किसी सजीव को? सर, सजीवों को यूज में ले रहे थे। किसी सजीव को यूज में लेकर नियंत्रण कर रहे थे। लेकिन दोस्त, क्या यहां पर जो तुम सजीव यूज में ले रहे थे, क्या वो सूक्ष्म जीव है? नहीं सर, ये सूक्ष्म जीव थोड़ा ना है। ये तो जस्ट सजीव थे जो कुछ निश्चित जीवों को, जनसंख्या को खत्म कर देते। अब हम बात करने वाले हैं कि दोस्त, अब हम ऐसे कीटों को मारने के लिए कब तक इनको यूज में लेंगे? कब तक इनको यूज में लेंगे? एक काम करते हैं, सूक्ष्म जीवों को यूज में लेते हैं। किसको? सूक्ष्म जीवों को यूज में लेते हैं। सर, कौन से सूक्ष्म जीवों को? ध्यान से सुनना क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है, पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जीव विज्ञानीय विधि का प्रयोग क्या कहलाता है? जैव नियंत्रण। यानी कहीं ना कहीं पादपों के अंदर जो रोग होते हैं, जो पीड़क जिनको हम पेस्ट बोलते हैं, जो पीड़ा पहुंचाते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, किसको? पादपों को। उनके अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, उनको नियंत्रित करना है हमें। और किससे नियंत्रित करना है? किसी सजीव का इस्तेमाल करके नियंत्रण करना है। किसी सजीवों का इस्तेमाल करके नियंत्रण को हम क्या बोलते हैं? जैव नियंत्रण बोलते हैं। पहली चीज, जैसे हमने भृंग, मैंने बोला था ना, भृंग, ये भृंग है, बीटल्स बोलते हैं इनको, है ना। और पतंगा, ड्रैगन फ्लाई को हम क्या बोलते हैं? पतंगा बोलते हैं ना। ये किसको मार रहे थे? मच्छरों को, एफिड्स को मार रहे थे, इनसे छुटकारा दिलाने में सहायता कर रहे थे। ये सर बिल्कुल कर रहे थे। तो क्या एक प्रकार का जैव नियंत्रण नहीं था? ये सर, ये एक प्रकार का क्या कर रहे थे? सर, जैविक नियंत्रण कर रहे थे। जीवों को मार रहे थे। कौन? सजीव मार रहे थे। ये नियंत्रण कैसा है? जैव नियंत्रण। चलो सर, जैव नियंत्रण का मीनिंग समझ में आ गया, जैव नियंत्रण का एक सिंपल सा एग्जांपल समझ में आ गया। लेकिन अब आगे हमने देखा कि भैया, जब हरित क्रांति आई थी तो हमने रसायनों का उपयोग किया था। हाँ सर, रसायनों का उपयोग किया था, जो हमारे लिए नुकसानदेह था। वो चीज यहां लिखी हुई है, देखो क्या लिखा। आधुनिक समाज में यह समस्या रसायनों, कीटनाशियों, पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोग की सहायता से नियंत्रित की जाती है। ये रसायन मनुष्य तथा दूसरे जंतुओं को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। फील कर पाए क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर? यहां पर ये लिखा हुआ है कि भैया, आधुनिक समय में ऐसे नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक समय में जो खेती-बाड़ी हो रही है, उस खेती-बाड़ी में कहीं ना कहीं रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। पीड़कनाशियों का, खरपतनाशियों का, कवकनाशियों का, कीटनाशियों का है। इन रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रयोग में आ रहे हैं। और ये रसायन हमारे साथ साथ दूसरे जीवों को भी क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे याद करो, तुमने एक चैप्टर पढ़ा था पर्यावरण का मुद्दा, जिसमें एक टॉपिक आया था जैव आवर्धन। शायद दूसरे चैप्टर में आया था जैव आवर्धन, है पारितंत्र में आया था या किसी में आया था जैव आवर्धन। याद कर, डीडीटी बताया था
वो डीडीटी जो तुमने छिड़का था वो जल स्रोतों में गया था, जल से छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर उसके बाद वो ऐसे करते 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 सॉरी पादप प्लावक, फिर जंतु प्लावक, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, ऐसे करते करते कहीं पक्षियों के अंदर चला गया था। सीगल याद आ रहा, दिखाई थी मैंने आपको। उन पक्षियों के अंदर अंडे के निर्माण को रोका था कि नहीं रोका था, याद कर है? तो जरा सोच, कीटनाशी जो है हमें तो नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे, साथ ही दूसरे जंतुओं को भी नुकसान पहुंचा रहे। तो क्या करें, क्या करें? तो हमें इन रसायनों से छुटकारा पाना है। तो हम क्या करें? हम मदद लेने वाले हैं सूक्ष्म जीवों की। अब इमेजिन कर, सोच, मैं एक ऐसा सूक्ष्म जीव यूज में लेने वाला हूं। सुनना मेरी बात को गौर से सुनना, ये आपको आगे आने वाले 2 चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी जो चैप्टर, उसमें भी पढ़ने को मिलेगा। इमेजिन कर, एक पेड़ है ना, इस पेड़ के ऊपर तुम कीटनाशी डाल रहे थे। कीटनाशी, ठीक है, कीड़ों को तो मार दिया, लेकिन वो कीटनाशी अगर हमारे अंदर चली गई तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो क्या करें सर जी? मैंने क्या किया पता है? मैंने क्या किया, मैंने एक जीवाणु लिया, उस जीवाणु के अंदर से मैंने एक ऐसा पदार्थ खोज करके देखा, मतलब एक ऐसा जीवाणु जिससे मुझे एक ऐसी चीज मिल रही है। सुनना, फील करना, क्या बोला मैंने बोला मान ली ये पेड़ है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कीटनाशी डाला, कीटनाशी ने कीड़ों को तो मार दिया, लेकिन वो फसल की जो पैदावार है अगर वो मेरे अंदर जाएगी तो उसमें जो कीटनाशी की जो बूंदे अगर होंगी, कीटनाशी होगा, तो वो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ पहुंचाएगा। क्या करें सर जी? मैंने कहा ध्यान से सुन, मैंने ना एक जीवाणु पर रिसर्च करी। वो जीवाणु का नाम है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। बेसिलस थुरिंजिएंसिस, क्या नाम है? बेसिलस थुरिंजिएंसिस। जीवाणु का नाम है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसको शॉर्ट में हम बीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटी, ठीक है। ये एक जीवाणु है और इस जीवाणु से मुझे एक प्रोटीन प्राप्त हुआ। प्रोटीन, वो प्रोटीन जो है वो रवे के रूप में है। रवे होते ना, रवे देखे ना आपने, क्रिस्टल जिनको हम बोलते हैं, क्रिस्टल्स के रूप में इस तरीके से रवेदार प्रोटीन था। ये रवे है जिसको हम क्रिस्टल प्रोटीन बोल रहे हैं। शॉर्ट में हमने इसको क्राई प्रोटीन बोल दिया। क्या बोल दिया शॉर्ट में? क्राई प्रोटीन। क्राई का मतलब क्रिस्टल प्रोटीन, रवेदार प्रोटीन, रवेदार प्रोटीन बोला। और आप जानते हैं वंशागति का आणविक आधार चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है जनाब सर? प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? जीन करता है। कौन करता है? जीन करता है। अब मेरे को पता लग गया इस जीवाणु के अंदर जो जीन है, जिसको शॉर्ट में हमने क्राई जीन बोल दिया, यानी एक ऐसा जीन जो आगे जाकर क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा, यानी क्राई प्रोटीन बनाएगा। उस जीन को हमने नाम दे दिया क्रिस्टल जीन या क्राई जीन। सोच, ये जीवाणु जिसके अंदर जीन है, वो जीन अंदर प्रोटीन बना रहा है और वो प्रोटीन रवे के रूप में है। प्रोटीन को हमने क्रिस्टल प्रोटीन बोला, तो जीन को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जीन। एक ऐसा जीन जो क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा। शॉर्ट में क्या बोला? क्राई जीन। शॉर्ट में क्या बोला? क्राई प्रोटीन। ठीक है सर, पता लग गया। अब आगे, अब ये जो प्रोटीन होता है ना, ये क्राई प्रोटीन कीटों की, वैसे तो ये क्राई प्रोटीन जो होता है निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय रहता है, लेकिन ये कीटों की जब आंत में जाता है, याद रखना, किसी कीड़े की आंतों में अगर ये प्रोटीन चला गया और आंतों में क्षारीय माध्यम इसको अगर मिल गया, तो ये हो जाता है सक्रिय, काम करने लग जाता है और आंत के अंदर छेद कर देता है। अब जरा सोच, इमेजिन कर, मैं कीड़ा हूं, ये जीवाणु था, ये जीवाणु का प्रोटीन मेरे अंदर चला गया जो निष्क्रिय था।
मेरी जब ये आंत में पहुंचा, मेरी आंतों में कैसा माध्यम मिला इस प्रोटीन को? क्षारीय। जैसे ही मिला ये प्रोटीन ने दे दनादन काम करना स्टार्ट किया, मेरी आंतों में छेद कर दिया। अब जरा सोच, मेरी आंतों में अगर छेद हो जाएगा तो मेरे जो भी शरीर में पदार्थ है वो आंतों के द्वारा बाहर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। मैं मर जाऊंगा कि नहीं मर जाऊंगा? मर जाऊंगा ना। तो जरा सोचिए, ये एक सूक्ष्म जीव कीड़ों को मार सकता है? बिल्कुल मार सकता है। तो हमने पता है क्या किया? हम भी बहुत दिमाग वाले। हमने क्या किया? इस जीवाणु के जीन को लिया और इस जीन को फसलों में स्थानांतरित कर दिया। जैसे कपास में डाला। अब ऐसी कपास जिसके ऊपर कीड़े लग रहे थे, ऐसी कपास जिसको कीड़े खा रहे थे, ऐसी कपास के अंदर हमने इसके जीन को, इस जीवाणु के जीन को डाल दिया। ऐसी कपास को हमने बोला बीटी कपास। क्या बोला? बीटी कपास, जिसको आप डिटेल में फिर से पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में। अभी तो मैंने हल्की फुल्की चीज बताई है। ऐसी कपास जिसके अंदर बेसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु का जीन डाल दिया। अब इमेजिन करो, मैं वो कपास हूं जिसके अंदर वो जीन आ गया। कौन सा? क्राइजीन। मैं वो कपास हूं जिसके अंदर ये जीन क्या बनाएगा? क्रिस्टल प्रोटीन। मैं वो कपास हूं, मेरे अंदर क्या है? क्रिस्टल प्रोटीन है। अब जरा सोचो, मुझे अगर कोई कीड़ा खाएगा तो उसके अंदर क्या जाएगा? ये प्रोटीन जाएगा। और वो प्रोटीन अगर अंदर जाएगा तो कीड़ा मर जाएगा। जरा सोचिए, खुद मैं एक पेड़ कीटनाशी की तरह कार्य कर रहा हूं। क्या खुद एक पेड़ कीटनाशी की तरह कार्य कर रहा है? क्या कीटनाशी छिड़कने की जरूरत है? नहीं, कीड़ा अपने आप मर जाएगा उस पेड़ को खाते ही। तो जरा दिमाग लगाइए, क्या आपने यहां पर किसी सूक्ष्म जीव की मदद से नियंत्रण पाया? हाँ सर, पाया। बस यही चीज इस एग्जाम्पल में यहां पर दे रखी थी। पहला एग्जाम्पल कि भाई साहब कौन से सूक्ष्म जीवों को इस्तेमाल करेंगे, तो पहला दे रखा है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। इसके बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये सब कुछ लिखा हुआ है कि ये जाएगा, पाचन नली में जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। किसकी? उसके लार्वा की, क्योंकि अंदर मिलेगा आंत में क्षारीय माध्यम जिससे वो कीट मर जाएगा। डन। नाम याद रखना, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, याद रखना। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। जैव प्रौद्योगिकी में ये वापस से आएगा, जहां पर मैं आपको क्राइजीन के प्रकार भी बताऊंगा। क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB, क्राई फर्स्ट AB, कॉटन बॉल वॉर्म, कपास के कीड़े हैं, कॉर्न बोरर, मक्का के कीड़े, ये सब कुछ हम बात करेंगे बाद में। अभी सिर्फ आइडिया रखना, बेसिलस थुरिंजिएंसिस कौन था? एक जीवाणु था जिससे मिल रहा था क्या? क्रिस्टल प्रोटीन। एक ऐसा प्रोटीन जो रवे के रूप में है, जो क्राइजीन बना रहे हैं। उस प्रोटीन को यूज में लिया है, या उस जीन को यूज में लिया है, प्लांट्स के अंदर डाल दिया, पादपों के अंदर। खुद एक पेड़ कैसा हो गया? कीटनाशी हो गया। तो सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, नियंत्रण के लिए, दूसरे जीवों के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट, ट्राइकोडर्मा। सर ये क्या होता है बेटा? ट्राइकोडर्मा एक आपकी कवक होती है। जी हाँ, ये क्या होती है? एक प्रकार की कवक होती है। क्या ये एक मुक्त जीवी क्या होती है? कवक होती है, मुक्त रूप से मिलती है। जो कहां पर मिलती है? ज्यादातर किसके पास में मिलती है बेटा जी? इस तरीके से ये आपको दिख रही है, ये जड़ें होती है, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, मूल जो होती है, उनके आसपास उगती है। ठीक है, और सिंपल तरीके से याद रखना है, ये जो ट्राइकोडर्मा कवक है, ये दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। ये बहुत से पादप रोग जनकों को प्रभावशाली रूप से नियंत्रित करने के लिए यूज में ली जाती है। नहीं, जिनको समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल तरीके से, मैं एक पेड़ हूं, ठीक है, मेरी जड़ों के आसपास एक कवक उग रही है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ओके सर, ट्राइकोडर्मा को क्या फायदा? एक तरीके का सहजीवी संबंध दिखा रही है। जल खनिज पेड़ को दे दिए, बदले में पोषण मिल गया। ठीक है सर, ओके सर, नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक और काम भी कर रही है, ये जीवाणुओं को वृद्धि करने से रोकती है।
क्या? ये जो ट्राइकोडर्मा, ये जो कवक है ना, ये जीवाणुओं को वृद्धि करने से रोकती है। ये कुछ रसायन ऐसे निकालती है, जैसे याद करो आपने पेनिसिलियम याद नहीं आ रहा? पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन जो एक रसायन निकल रहा था जो स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस की वृद्धि को रोक रहा था ना। पेनिसिलियम कवक से एक रसायन निकला था जो जीवाणु की वृद्धि को रोक रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से ये ट्राइकोडर्मा एक क्या है? कवक है जो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। जो रसायन बनाएगी एक तरीके से वो एंटीबायोटिक्स ही तो है हमारे लिए। तो एक तरीके से भाई साहब ये पादपों में रोग को रोक रही है। तो जरा सोचिए, इस ट्राइकोडर्मा को अगर पादपों के पास उगाया जाए तो हम जीवाणु की वृद्धि को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। चलिए जी, ये दूसरा सूक्ष्म जीव हो गया। कौन? कवक। ये कौन था आपका? जीवाणु था। जीवाणु को यूज में ले लिया, कवक को यूज में ले लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट इज वायरस, जिसका नाम है बक्यूलो वायरस। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? बक्यूलो वायरस बोलते हैं। अब बक्यूलो वायरस को हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस भी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना। क्या होता है बक्यूलो वायरस? याद रखना, वो वायरस जो सीधा सीधा पॉलीहेड्रो वायरस, हेड्रोसिस का मतलब क्या होता है? वो वायरस जो कीटों पर, आर्थ्रोपोड्स को, कीटों की वृद्धि को, आर्थ्रोपोड्स की वृद्धि को रोकते हैं, उन पर हमला करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बक्यूलो वायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस भी बोलते हैं। क्या इतनी सी लाइन आपको समझ में आई? फिर से बोलूं, देख, तुमने वायरस पढ़ा है ना? हाँ सर वायरस पढ़ा है। जैसे मैं तुमसे पूछता हूं बैक्टीरियोफेज क्या था? सर बैक्टीरियोफेज, जिसको हमने जीवाणु भोजी बोला था, एक वायरस था। किसको अटैक कर रहा था? बैक्टीरिया कर रहा था। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं एक वायरस की एक ऐसी श्रेणी जो सिर्फ कीटों पर हमला करती है। कीट यानी आर्थ्रोपोड्स पर हमला करती है। आर्थ्रोपोड्स यानी संधिपाद, जिनके पाद जो थे उनमें संधि आती है ना, कीट, उन पर हमला करती है। ऐसे वायरसेस को हमने नाम दिया बक्यूलो वायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। डन। अब क्या लिखा हो? अधिकांश बक्यूलो वायरस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह से किए जा रहे थे, ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनको हमने न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस के अंतर्गत रखा है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस का मतलब क्या होता है? देखिएगा, न्यूक्लियो वर्ड और पॉली वर्ड और हेड्रोसिस वर्ड, ये तीन वर्ड है, समझना। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक अम्ल, पॉली का मतलब बहुत सारे, और हेड्रोसिस का मतलब कवच। क्या सर? मैंने बोला ये एक कवच है प्रोटीन का। याद कर, इतना तो याद आ रहा है आपको? प्रोटीन का कवच, जिसको हमने कैप्सिड बोला था, है ना? तो हेड्रोसिस मतलब कवच, वायरस का कवच। ठीक है। पॉली का मतलब बहुत सारे, और न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक अम्ल। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं अंदर ये डीएनए या आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये कई सारे मिल रहे हैं। देख, इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, कई सारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई सारे न्यूक्लिक अम्ल अगर मिलते हैं तो ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? एक कवच युक्त, हेड्रोसिस का मतलब कवच युक्त, बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल से एक कवच, मतलब बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल को एक कवच ने क्या कर लिया है? अपने अधीन रख लिया है। ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। सिंपल तरीके से समझना भाई। देख, बहुत सारे डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। पॉली का मतलब बहुत सारे, वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। हेड्रोसिस का मतलब कवच, यानी एक कवच के अंदर बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल हैं। ऐसे वायरसेस को हमने क्या बोला है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ओके सर। तो बक्यूलो वायरस ऐसे होते हैं। तो अब जरा सोच, बक्यूलो वायरस किस श्रेणी में आएंगे? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस की श्रेणी में आएंगे। बस इतनी सी बात यहां पर लिखी हुई है। क्या कि ये जो बक्यूलो वायरस जो होते हैं, जो जैव नियंत्रण के रूप में हम इनको यूज में ले रहे हैं, ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस के अंतर्गत आते हैं। डन। अब सीधी सी बात है बेटा जी, ये क्या करेंगे? सीधी सी बात है, हम इन वायरसेस को यूज में लेंगे। किसको मारने के लिए भाई साहब? कीटों को मारने के लिए। हमने अपने पेड़ों पर छिड़काव कर दिया, किसका? ऐसे वायरसेस का। या ऐसे वायरसेस के हमने क्या ले लिए हैं? न्यूक्लिक अम्ल ले लिए, जीन ले लिए, और हमने पेड़ों के अंदर डाल दी है। तो समझने वाली बात जो थी, फील करने वाली बात थी, हम वायरस को यूज में लेकर दूसरे
कीटों को मारने का काम कर रहे हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। यस, तो हमने कुल मिलाकर 3 एग्जाम्पल देखे हैं। कौन कौन से बेटा? सबसे पहला हमने देखा जीवाणु बेसिलस थुरिंजिएंसिस, जो एक जैव नियंत्रण की तरह यूज में आ रहा था। फिर हमने देखा ट्राइकोडर्मा, जो कौन है बेटा? एक कवक है। पहले जीवाणु, फिर कवक जैव नियंत्रण के रूप में। फिर वायरस बक्यूलोवायरस, ये भी जैव नियंत्रण के रूप में। तो ये 3 एग्जाम्पल थे सूक्ष्म जीवों के जिनको हम यूज में ले रहे हैं दूसरे हानिकारक जीव जो हैं, दूसरे कीट वीट जो हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरे जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बचने के लिए। डन? क्लियर? चलें अब इसके बाद जो टॉपिक अगला आ रहा है वो आ रहा है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। अब हम बात करेंगे कि भैया सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरता बढ़ाएंगे, वो सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरता बढ़ाएंगे वो कौन से हैं? तो 3 सूक्ष्म जीव, बस 3 सूक्ष्म जीव याद रखो, चैप्टर खत्म। जैव उर्वरता बढ़ाएंगे कौन? सूक्ष्म जीव। जरा सोच, मैंने बोला मेरी जो जमीन जो है, मेरी जो मिट्टी जो है, उसकी उर्वरता बड़ी कम है। तो उर्वरता बढ़ाने के लिए अगर मैं सूक्ष्म जीवों की मदद लूं तो मैं क्या बोलूंगा कि वो सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं? वो सूक्ष्म जीव क्या मेरी मिट्टी की उर्वरता बढ़ा रहे? हाँ बढ़ा रहे। तो मैं क्या बोलूंगा? जैव उर्वरक के रूप में मैंने सूक्ष्म जीवों की मदद ली है। अब जरा सोचिए, कौन है राइजोबियम, कौन है एजोटोबैक्टर, कौन है एजोस्पाइरलम? ये क्या कर रहे हैं? सर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है, कौन सा? खनिज पोषण। और खनिज पोषण चैप्टर अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो दिमाग लगाओ, इस पूरे विश्व में जितनी भी मृदा है सभी में नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की अगर कमी है और कोई सूक्ष्म जीव अगर नाइट्रोजन प्रदान कर दे मिट्टी के अंदर, तो आप क्या बोलोगे कि वो सूक्ष्म जीव एक तरीके से उर्वरक का कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा। वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन अगर उपलब्ध करा दे तो हम नहीं बोलेंगे कि भाई साहब ये तो एक तरीके से उर्वरता बढ़ा रहे हैं। किसकी? मृदा की। तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, एजोस्पाइरलम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो ये 3 उदाहरणों में आपने ये जो 3 उदाहरण थे ये क्या कर रहे थे? सर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लो जी, तो यहां पर जो चीज लिखी हुई है, यहां पर 3 एग्जाम्पल बता रखे हैं। सबसे पहला कौन? राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर। ये तीनों एक साथ क्या करने वाले हैं बेटा जी? याद रखना, ये तीनों थे जीवाणु। ध्यान से सुनना, ये तीनों थे जीवाणु। ये तीनों जीवाणु। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ये है जीवाणु जो क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं। डन? ये पहला एग्जाम्पल था, जिसमें से आप जानते ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेग्यूम पादपों में क्या होती है? ग्रंथियां बनती हैं। याद आ रही है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए ग्रंथियां बनी थी जिसके अंदर राइजोबियम मिल रहा था। है याद आ रहा है? जो सहजीवी, मुक्त जीवी इस तरीके से मिल रहे थे। पर्टिकुलरली सहजीवी था कौन? राइजोबियम सहजीवी था, जबकि एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर जो थे वो मुक्त जीवी थे। याद कर, राइजोबियम सहजीवी था लेग्यूम पादपों के अंदर, एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरलम जो थे वो मुक्त जीवी थे। ये कर क्या रहे हैं? सीधी सी बात है, एक पेड़ के लिए पोषक पदार्थों को बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं। ये थी पहली चीज जिसमें हमने जीवाणु की बात करी है। 3 चीजें देखनी है जैव उर्वरक के रूप में। पहला जीवाणु देख लिया, दूसरा कवक, और तीसरा साइनोबैक्टीरिया देखेंगे। पहला हमने देख लिया है जीवाणु। 3 जीवाणु देखे, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर। राइजोबियम सहजीवी संबंध, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम मुक्त जीवी होते। करते क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। बचा कौन? सर कवक बच गई है और साइनोबैक्टीरिया बच गई है। आइए कवक की बात कर लेते हैं। कवक के रूप में माइकोराइजा। अब जरा सोचिए, माइकोराइजा क्या था? जो पेड़ है उनकी जड़ों के साथ कवक जो है सहजीवी संबंध दर्शा रही है। जैसे यहां पर ग्लूमस वंश, जीनस का मतलब होता है वंश, ग्लूमस वंश की जो आपकी कवक होती है, कवक,
ग्लोमस वंश की जो कवक जो होती हैं ज्यादातर वो क्या बनाती है, माइकोराइजा बनाती है। क्या है माइकोराइजा, जानते हो ना, जो कवक जो होते हैं वो पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, उसको हमने बोला माइकोराइजा। अब ये क्या करेंगे, ये भी आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं यार, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कवक जो है वो खनिजों को लेकर आएगी, जल को लेकर आएगी, किसको दे देगी, पेड़ को दे देगी, बदले में पेड़ खाना जो है वो किसको दे देगा, इसको कवक को दे देगा। ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। बोलिए बोलिए, इसमें कोई दिक्कत, सीधी सी बात यहां पर लिखी हुई है। फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी खनिज वनीज जल वल सारा अवशोषित करके पेड़ को दे देगी, पेड़ बदले में खाना जो बनाएगा इसको दे देगा, रहने के लिए जगह दे देगा, सहजीवी संबंध था। तो बताइए कवक ने एक तरीके से पेड़ को फायदा नहीं पहुंचाया, पेड़ की उर्वरता जो है एक तरीके से बढ़ा दी है, मृदा की उर्वरता बढ़ा दी, जहां पर वो पेड़ मिल रहा है मृदा के अंदर वो दूर दराज से ये कवक क्या लेकर आ गई है, जल को लेकर आ गई है, खनिजों को लेकर आ गई है, पेड़ को फायदा नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ऐसे संबंधों से पादप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रोग जनकों से प्रतिरोधकता दर्शाते हैं, जो लवणता आ जाती है उससे प्रतिरोधकता दर्शाते हैं, सूखा जो होता है उससे प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई साहब पेड़ को फायदा पहुंच रहा है, उसको खाना मिल रहा है, सॉरी उसको जल मिल रहा है, उसको लवण मिल रहे हैं। सोचिए, सूखे से बचा दिया, पानी लेकर आ गई, लवणता से बचा दिया, लवण लेकर आ गई, मिनरल्स लेकर आ गया। तो भाई साहब रोगों से बचा दिया है कवक, जैसे ट्राइकोडर्मा याद आ रही है, अभी अभी रोगों से बचा दिया है। तो जरा सोचिए, माइकोराइजा जिसमें कवक पादपों को फायदा पहुंचा रही है, तो दूसरा क्या था, कवक था। तीसरा साइनोबैक्टीरिया, ये भी सेम टू सेम पहले के जैसा, ये भी सेम टू सेम साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल जीवाणु के जैसा, बस फर्क इतना सा था, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया दोनों मोनेरा जगत में आते हैं, लेकिन एक स्वपोषी होते हैं और एक परपोषी होते हैं। आपको याद आ रहा है, कुछ साइनोबैक्टीरिया थे वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे थे, याद कर कौन से साइनोबैक्टीरिया थे, दिमाग लगा, नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा, नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा, ये क्या थे, आपके साइनोबैक्टीरिया थे। ये भी क्या कर रहे हैं दोस्त, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ा रहे हैं। स्पेशली धान के खेत में, याद रखना, भूल ना जाना, यहां से प्रश्न बन सकता है। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी अगर आप देखें तो ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बता रखा है, इनका भी नाइट्रोजन काम सेम बता रखा है। इसका क्या बता रखा है, पेड़ को खनिज उपलब्ध करा रहे हैं। तो माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। जीवाणु कौन से, राइजोबियम, लेग्यूम पादपों के साथ सहजीवी संबंध, एजोस्पाइरल में एजोटोबैक्टर मुक्त जीवी, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा बता रखा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। डन डना डन डन। इसी के साथ बेटा ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। जी हाँ, ये इतना ही था हमारा चैप्टर, कौन सा, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, इतना ही चैप्टर था। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, बीटी यहां पर क्या संबोधित करता है, व्हाट इज बीटी, बीटी क्या है, बेसिलस म्यूरेंजेंसिस, स्ट्रेप्टोकोकस थुरेंजेंसिस, बेसिलस थुरेंजेंसिस, बेसिलस फ्रेंसिस, बीटी क्या है, बीटी क्या है, यहां पर दिमाग लगाइए, व्हाट इज बीटी। दूसरा प्रश्न, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता है, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता है, किसका, बैक्टीरिया का, वायरस का, साइनोबैक्टीरिया का, माइकोराइजा का, जल्दी से दिमाग लगाइए। चलिए जी, समय हो गया बेटा जी यहां पर समाप्त। और आइए प्रश्न देख लेते हैं बेटा, हमारे यहां पर दो प्रश्न थे। बीटी किस चीज को बता रहा है बेटा, सीधी सी बात है, बीटी जो है वो किस चीज को बता रहा था, बेसिलस थुरंजिएंसिस को। कौन था ये, एक जीवाणु था जिससे हमने कपास बनाई थी, जिसको हमने बीटी कपास भी बोला था, ठीक है। आएगा डिटेल में, आएगा जैव प्रौद्योगिकी में आएगा, मैंने आपको मेजर चीज इसकी बता दी है। दूसरा, इनमें से किसको जैव
उर्वरक के रूप में यूज में नहीं ले रहे थे। जैव उर्वरक अभी अभी आपने पढ़ा था, जैव उर्वरक में आप 3 चीजों को यूज में ले रहे थे। क्या क्या? सोच, अभी अभी तुमने पढ़ा है। जैव उर्वरक में तुमने क्या बैक्टीरिया को यूज में लिया? हाँ। राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर यूज में लिया। हाँ। साइनोबैक्टीरिया को यूज में लिया। हाँ। ये दोनों क्या कर रहे थे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे थे। हाँ। कवक को यूज में लिया, माइकोराइजा। हाँ। क्या वायरस को यूज में लिया? नहीं। वायरस को तो जैव नियंत्रण कारक के रूप में यूज में ले रहे थे ना, जैव उर्वरक के रूप में थोड़ी ना यूज में ले रहे थे। जैव नियंत्रण कर रहा था, मारने का काम कर रहा था ना, उर्वरता थोड़ी ना बढ़ा रहे थे वायरस। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। चैप्टर हुआ है आपका समाप्त। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, अध्याय आएगा, वो आएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।